बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 9 फाइल हैंडलिंग का अगला प्रोग्राम जो पेज नंबर 180 पे है, ये प्रोग्राम भी एक फाइल को रीड करेगा और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। इस बार जो फाइल इस्तेमाल हुई है वो फाइल पिछले पेज पर मौजूद है, जिसका नाम है यहाँ पे इनपुट फाइल डॉट टी, जिसमें नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है। ये फाइल मैंने पहले से बना के रखी हुई है। वही इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ मौजूद है वो मैंने नोट पैड पर टाइप कर लिया है। किताब में नाम फाइल का रखा गया इनपुट फाइल डॉट टी, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है और मैंने इसका नाम रखा है एम्प्लॉय फाइल। और ये मैंने उसी फोल्डर में रखी है जिस फोल्डर के अंदर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, यानी जो फाइल 3.cpp फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर जो फाइल है, फाइल 3.cpp, ये फाइल जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर के अंदर मैंने, देखें, फाइल 3.cpp, इसी फोल्डर के अंदर मैंने एम्प्लॉय फाइल बनाई है, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने नोटपैड से टाइप कर दी है। नाम, एम्प्लॉय की सैलरी और उसका डिपार्टमेंट। मैं अब इस प्रोग्राम को बनाता हूँ। ये प्रोग्राम उसी फाइल को रीड करेगा। पहले स्टेप में तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, फाइल स्ट्रीम, और उसके बाद फिर हम इनपुट फाइल स्ट्रीम यानी इफ स्ट्रीम टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फाइल। और हम यहाँ पे ओपन का मेथड मेथड सीख चुके हैं। हम चाहें तो ओपन मेथड के अलावा हम कंस्ट्रक्टर की मदद से भी फाइल का नाम बताकर फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय फाइल डॉट टी एक्स टी लिखता हूँ तो फिर क्या होगा कि ये फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त फाइल ओपन भी हो जाएगी, जिसका हमने नाम यहाँ लिखा होगा। तो हमें फाइल की ओपन का फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ेगा। जिस टाइम पे फाइल डिक्लेयर हुई है उसी वक्त ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर फाइल को ओपन भी कर देगा, जिसका नाम आपने यहाँ दिया हुआ है एम्प्लॉय फाइल डॉट टी एक्स टी। नेक्स्ट में वो तीन इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने फाइल में टाइप की दी है, उन तीन इन्फॉर्मेशन को जब मैं फाइल से रीड करूंगा तो अपने पास प्रोग्राम में जिन वेरिएबल्स के अंदर सेव करूंगा उन वेरिएबल्स को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं तीन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तीनों स्ट्रिंग होंगे। पहला वेरिएबल नाम, ठीक है, इसका साइज मैंने कर दिया 50। दूसरा वेरिएबल सैलरी, इसका साइज मैंने कर दिया 10। और तीसरा वेरिएबल डिपार्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म डीपीटी, जिसका साइज मैंने कर दिया 30। ये तीन स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। नाम, सैलरी, डिपार्टमेंट जो कि फाइल के अंदर मौजूद है। इन तीन चीज़ों को फाइल से मैं रीड करूंगा और इन तीनों स्ट्रिंग्स के अंदर मैं सेव करूंगा और बाद में इन तीन स्ट्रिंग्स को स्क्रीन पर मैं प्रिंट कर दूंगा। फाइल में क्योंकि पहले ही कंस्ट्रक्टर की मदद से ओपन कर चुका हूँ, ओपन का मदद मुझे इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। अब मैं फाइल से रीड करता हूँ। वो तरीका होगा, फाइल का नाम लिखा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फाइल से पढ़ो, नेम में, सैलरी में और डिपार्टमेंट मूव कर दो और बाद में उन्हीं चीज़ों को सी आउट कर दो, नेम को, सैलरी को और डिपार्ट को। जो वैल्यू भी हमने स्क्रीन पे प्रिंट करनी है वो इन्हीं वेरिएबल की वैल्यूज होंगी जो हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। और क्योंकि नाम, सैलरी, डिपार्टमेंट बिल्कुल एक साथ रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो गैप के लिए मैं टी या टैब स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इनके बीच में गैप आए। टी, ये फाइल से हमने इन तीन चीज़ों को पढ़ा है, उन तीन चीज़ों को स्क्रीन पर प्रिंट किया है और बाद में मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ये फाइल को हमने क्लोज कर दिया है। तीन स्टेप हो गए, फाइल ओपन की, फाइल में से पढ़ा और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। एफ स्ट्रीम का एम नहीं लगाया इसलिए कंपाइलर ने एरर दिया है। अब इसको रन करते हैं। देखें, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, वो जो फाइल के अंदर, एम्प्लॉय फाइल के अंदर जो पहली पहली लाइन है नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, वो एक लाइन इसने रीड कर ली है। जो बकिया लाइनें हैं वो इसने रीड नहीं की हैं। और क्योंकि हमने एक बार रीड किया फाइल से तो एक बार में ये एक ही लाइन रीड कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और पेस्ट करता हूँ, और इसी तरीके से इस लाइन को कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो काम यहाँ किया था सेम वही काम मैं दोबारा यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। बस सी आउट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि बैक स्लैश एन से लाइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन है वो स्क्रीन पर
अलग से प्रिंट हो, सेम उसी जगह प्रिंट ना हो। अब मैं फाइल से एक लाइन रीड की, वो स्क्रीन पर प्रिंट कर दी, फिर फाइल से दूसरी लाइन रीड की, अब वो स्क्रीन पर मैंने प्रिंट कर दी। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो देख लें इसने फाइल से दो लाइनें रीड कर ली हैं, और आप देख सकते हैं कि हाशिम वाली लाइन भी इसने रीड कर ली है। नेक्स्ट लाइन हमारा की है, अगर आप चाहें तो ये काम दोबारा भी कर सकते हैं। यानी आप इन दो लाइनों को कॉपी करें और पेस्ट करें, कंट्रोल C और कंट्रोल V से, और अब फाइल से ये तीसरी लाइन पड़ेगा हमारा वाली, और वो भी स्क्रीन पर प्रिंट कर दे। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। देख लें आप, इसने हमारा वाली लाइन भी रीड कर ली है। अब ये तरीका जो आप लोगों ने देखा है, इसमें हम जो काम कर रहे हैं वो काम सही तरीका नहीं है। एक ही काम को अगर हमने बार बार करना है तो उसके लिए लूप होना चाहिए। ठीक है ना, लूप होना चाहिए, ना कि हम बार बार कॉपी पेस्ट करें। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इन फालतू लाइनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये काम मैंने बार बार करना है, तो इस काम को हम लूप में डाल देते हैं। एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंटीजर j = 0, j < अब कितनी बार लूप चलाना है, जितनी फाइल में लाइनें हैं उतनी बार रीड करना है। तो 1 2 3 4 5 लाइन। ठीक है, तो क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है 1 से, तो j < 5, ये 5 बार लूप चलाना है, और j++ और इस सारे कोड को हम, इन दो लाइनों के कोड को हम लूप के अंदर डाल देते हैं। ये लूप में आ गए हैं। ठीक है, अब मुझे इन दो लाइनों को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बस लूप में डाल दिया, लूप बार बार चलेगा, तो ये 5 बार लाइनें प्रिंट चलेंगी, और 5 लाइनें स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएंगी, फाइल से रीड भी हो जाएंगी। तो देखें ज़रा, ये हमने प्रोग्राम चलाया, और आप लोगों ने देखा कि इसने 5 की 5 लाइनें रीड कर ली हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अगर आपको मालूम ही नहीं हो कि फाइल में कितनी रिकॉर्ड्स हैं, और आपको पता ना हो कि फाइल में 5 रिकॉर्ड नहीं है, 6 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड है, ऐसे में फिर आप क्या काम करेंगे? फॉर का लूप तो प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम चलता है, और अगर आपको पता ना हो कि कितनी बार लूप चलना है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप फॉर लूप इस्तेमाल ना करें, बल्कि वाइल लूप का इस्तेमाल करें, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो हमें उन सूत्रों में इस्तेमाल करते हैं जिन सूत्रों में हमें पता ना हो कि लूप कितनी बार चलेगी। अगर फाइल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें पता ही ना हो, 50 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड है, तो फिर हम वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाइल लूप किस तरह इस्तेमाल होगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक फंक्शन जो कि कहलाता है एंड ऑफ फाइल वाला फंक्शन। ये एंड ऑफ फाइल फंक्शन का एक पॉइंटर है, जो कि रिटर्न करेगा ट्रू, जब फाइल के अंदर हम सब कुछ पढ़ चुके हों, फाइल के एंड पे पहुंच चुके हों, और फाइल में पढ़ने के लिए कुछ बाकी ना बचा हो। ठीक है ना, और अगर फाइल में एंड पे हम नहीं पहुंचे हैं, फाइल में मजीद कुछ लिखा हुआ है जिसको हमने पढ़ना है, तो फिर ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस एंड फाइल के फंक्शन को इस्तेमाल करता हूँ। जो फाइल हमारी है, जिसको हमने यहाँ पे क्लोज किया था या उसके ऊपर ओपन किया था, उसी फाइल का ये एक फंक्शन है, एंड ऑफ फाइल वाला। ठीक है, ये जो रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न करेगा ट्रू उस सूरत में जब फाइल के एंड पर हो। जब फाइल के एंड पे हो, तो हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट एंड ऑफ फाइल। ठीक है ना, तो जब फाइल के एंड में ना हो तब तक ये लूप चलता रहेगा, और हमने फाइल से पढ़ते रहना। अब फाइल में 100 रिकॉर्ड हो, 200 रिकॉर्ड हो, ये जब तक फाइल के एंड तक ना पहुंच जाएंगे प्रोग्राम चलता रहेगा, और फाइल से हम पढ़ते रहेंगे। देखें, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो आप लोगों ने देख लिया कि इस फाइल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स थे वो इसने पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, अगर मैं इस फाइल में एक रिकॉर्ड का इजाफा कर भी दूँ, तभी प्रोग्राम में मुझे कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है सना, जिसकी सैलरी जो है वो 25,000 है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसको हम चेंज कर देते हैं, ये एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर है। इसको मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम करेगा, और सना का रिकॉर्ड भी रीड कर लेगा। अगर यहाँ फॉर लूप होता तो फॉर लूप को आपको चेंज करना पड़ता, बजाय 5 के आपको 6 बार चलाना पड़ता। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को आपने अब चलाना है, रन करना है।
अल्लाह हाफिज़।